उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरी अच्छी आदत है और पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाती है। पॉलिथीन्स के इतने ढेर लगे। उनके हस्बैंड ने बोला कि कम से कम 250 पॉलिथीन होंगी इसके पास जो उसने गट्ठर पूरा लगा के रख रखा है। और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये उनको होर्डिंग ओसीडी के लक्षण हैं। बचपन में उन्होंने ये मैसेज रिसीव कर लिया था कि पॉलिथीन्स को इकट्ठा करने का ऑब्सेशन, खाली परफ्यूम की बॉटल्स इकट्ठे पे इकट्ठे करे जा रहे हैं, जूतों के डब्बे इकट्ठे कर रहे हैं, और अगर कोई भी इस कबाड़ को छेड़ भी दे तो फिर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, रोना चीखना, एवं गालियां तक दे देना। अब अगर कबाड़ की वजह से कोई घर का मेंबर रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, तो घर वालों को भी बहुत अजीब लगता है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार भाई कबाड़ से इतना मोह क्या है। और ये अगर आप खाली पॉलिथीन रख भी रहे हो संभाल कर, तो वो इसीलिए तो रखी जाती है कि उसकी कभी भी जरूरत पड़े तो इंसान यूज कर लेगा। लेकिन घर का कोई मेंबर उस पॉलिथीन को हाथ नहीं लगा सकता, परफ्यूम की एक भी बॉटल इधर से उधर नहीं कर सकता। और आप ये देखिए कि ये ऑब्सेशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, शिफ्ट होता जा रहा था, और धीरे धीरे अब ये ऐसी ऐसी चीज़ों पर भी आ गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स खाली हो गई तो कूड़ा ही हो गए ना वो, लेकिन उसको भी इकट्ठा करना। घर वाले पूछते भी हैं कि क्यों ये सब चीज़ें इकट्ठी करनी, तो क्या पता कल काम आ जाए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फेंक दिया तो कहाँ से लाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो घर वाले भी कहते कि भाई एक रख लो, दो रख लो, चलो कभी बॉटल की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फेंको ही ना कोई भी बॉटल अगर घर में आ रही है तो। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर घर वालों ने सर्च किया कि आखिरकार ये क्या बात है। तब उन्हें पता चला कि ये भी एक तरीके की ओसीडी है। तो पहले तो अपने ही लेवल पर समझाने की कोशिश करी कि तुम्हें बीमारी हो गई है, इसको ओसीडी कहते हैं, कि उसमें इंसान कबाड़ा भी इकट्ठा करने लग जाता है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसको भी इकट्ठा करते हैं, इसको बीमारी कहते हैं। लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करना कि मुझे बीमारी है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरी अच्छी आदत है और पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैं तो ये चीज़ें इकट्ठा करके रखती हूँ। अब खाली परफ्यूम की बॉटल्स आपने 35-36 बॉटल्स आपके घर में इकट्ठी हो गई हैं, तो आप कितनी बॉटल रिफिल कराओगे? और आप उन्हें रिफिल करा भी नहीं रहे हो, बस आप इकट्ठा किए जा रहे हो। पॉलिथीन्स के इतने ढेर लगे। उनके हस्बैंड ने बोला कि कम से कम 250 पॉलिथीन होंगी इसके पास जो उसने गट्ठर पूरा लगा के रख रखा है। और जो भी कुछ आता है सामान, बस उसको तय करके रख देती है। यूज क्यों नहीं कर रही है, जब ये कह रही है कि अगर जरूरत पड़ गई तो हमें तो जरूरत पड़ती है रोजाना में, लेकिन एक पॉलिथीन भी हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि उनसे एक अटैचमेंट जुड़ गया, एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर वो कम हो गई तो क्या होगा। और उनको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस उनको ये है कि नहीं, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि इन पॉलिथीन को इकट्ठा करके रखो, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि परफ्यूम की बोतल को मत फेंको, मेरा दिमाग बोले जा रहा है कि इसको किसी और को भी छेड़ने मत दो। तो जब खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है पर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इंसान हेल्पलेस फील करने लग जाता है। और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये उनको होर्डिंग ओसीडी के लक्षण हैं, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसके लिए मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं रहे हैं और बस रोना, परेशान होना, ये सब चीज़ें करना। लेकिन जब हस्बैंड ने बिल्कुल ही ऐसा कह दिया कि भाई या तो अपना इलाज कराओ या फिर अलग रहो, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तब अपनी फैमिली को बुलाया, अपने भाइयों को, मदर फादर को, कि आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरी एक अच्छी आदत को भी बीमारी का नाम दे रहा है। घर वालों के सामने सारी बात आई तो घर वालों को भी लगा कि गलती तो बेटी की ही है। इतनी सारी पॉलिथीन वगैरह ये सब चीज़ें इकट्ठा करना, ये सारा सामान इकट्ठा करना, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें इकट्ठा करना और कुछ यूज़ में नहीं लेना, तो भाई ये तो सरासर आम भाषा में उनको ऐसा लगा कि ये क्या पागलपनी किसी हरकत कर रहे हो। तो फिर उन्होंने भी फोर्स किया कि नहीं भाई इलाज कराओ, ये तो दिक्कत ही है। जब इंटरनेट पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये ओसीडी बीमारी के लक्षण है,
कि इंसान फालतू की चीज़ें भी इकट्ठी करने लग जाता है और उनसे एक गहरा सा लगाव उसका जुड़ जाता है। उसे फेंकने में या किसी और को देने में दिक्कत आती है। तो बहुत मुश्किल से, बिल्कुल सख्त सबके प्रति ग्रजेस से वो पर्सन मेरे सामने आकर बैठती हैं और बोलती हैं कि इन लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई मैडम। अब आप एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं समझदारी से चल रही हूँ और मैं इस तरीके से ये चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? अब बीमार इंसान की क्या ही गलती हो सकती है ना, उसको तो समझाना ही पड़ता है कि भाई जूतों के डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल्स, ये पॉलिथीन परफ्यूम की बॉटल्स आप जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये सच में ही बीमारी है। आप इसको एक्सेप्ट करो और इससे बाहर आओ। तो उनसे खैर बहुत बात करी तो फिर पता चला कि बचपन में उन्होंने ये मैसेज रिसीव कर लिया था कि कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, डिस्कार्ड नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब कौन सी चीज़ काम आ जाए। तो ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में थी। ये कैसे हुआ था कि उन्होंने अपनी 6th क्लास की बुक्स किसी दूसरे बच्चे को दे दी थी। अब जब वो नेक्स्ट क्लास में आई तो कुछ कॉन्सेप्ट वाइज उनको देखना था, कुछ करना था, तो उनको प्रीवियस उनकी क्लास की बुक्स 1-2 बुक चाहिए थी। अब उन्होंने पहले से किसी और को दे दी थी, तो उनको ये रहा कि अरे देरी नहीं चाहिए अपनी कोई भी चीज़, पता नहीं कब कौन सी चीज़ कब कहाँ काम आ जाए। तो वहाँ से उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठी हुई थी। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उनकी नेचर ऐसी डेवलप होती जा रही थी कि वो अपनी कोई भी चीज़ किसी के भी साथ शेयर नहीं करती थी। और वो अपने कपड़े भी, कोई भी, चाहे वो कितनी भी बार पहन ले, उसे बहुत ही कायदे से रखती थी। और उन्होंने शादी से पहले अपने एक भी कपड़े को कभी भी रिटायर नहीं किया था। और शादी के बाद भी उनका यही पैटर्न कंटिन्यू था कि वो अपनी कोई भी साड़ियाँ, सूट, कोई भी अपना कपड़ा कभी भी ना तो किसी को देती थी और ना ही उसे रिटायर करती थी, कायदे से रखती थी। अब लोगों को लगता था कि भाई इसको तो कपड़े का अच्छा कलेक्शन है इसके पास, तो वहाँ से लोगों को डाउट नहीं हुआ, क्योंकि कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ी सी महंगी आती हैं, और जब तक आपका कपड़ा इस कंडीशन में है कि आप उसे पहन रहे हो, तो फिर ऐसा भी नहीं कि कोई बोलेगा अब तुम इसे फेंक ही दो। लेकिन खाली पॉलीथीन पर जब वो आ गया, जब वो आपकी खाली बॉटल्स पर आ गया, खाली परफ्यूम्स पर आ गया, तो फिर वहाँ पर लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि भाई ये तो गड़बड़ है। अब ये कैसे, ये जो आदत है ये इस पर कैसे आई, इसकी भी एक कहानी है। तो क्या हुआ कि इनके जीवन में शादी के बाद 1.5 साल तक बहुत ही ज़्यादा गहरा तनाव चला। इनके हस्बैंड काम के सिलसिले में महीने में 15 से 20 दिन बाहर रहते थे, और पीछे सास से, घर में और फैमिली मेम्बर्स से इनकी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी। बहुत गहरे तनाव में रहती थी, और जब भी बहुत गहरे तनाव में रहती थी, चिड़चिड़ा जाती थी, तो ये भी कुछ बोल देती थी, फिर घर वाले भी कुछ बोल देते, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत रोना, बहुत परेशान होना, रात रात बस सोना नहीं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस वाला वो आया। और इनको ये हुआ कि मेरे हाथ से बाहर है सब कुछ, मतलब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो वो कंट्रोल में इनके कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी महीने में केवल हफ्ता 10 दिन ही घर में रहते थे, और जब वो आते थे उन्हें क्योंकि सारी सिचुएशन तो पता नहीं रहती थी, तो वो भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, कुछ सुनते नहीं थे। तो इनको ये लगा कि सब मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब जब दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि कंट्रोल से बाहर है और मैं सेफ नहीं हूँ और बहुत अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कब कोई मुझे क्या कह देगा, क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर ब्रेन ना इस तरीके से एक पैनिक मोड में चला जाता है, और वो एंग्शियस मोमेंट्स में कई बार वो ऐसे ही किसी भी फिजूल की उससे कंडीशनिंग कर लेता है। तो अब यहाँ पर इनकी हैबिट सबसे पहले पॉलिथीन इकट्ठी करने की वो हुई, क्योंकि इनकी सास कई बार इनको इस तरीके का ताना भी दे देती थी, लापरवाह है, कोई ढंग से संभाल के नहीं रखती है। और उनके मुंह से भी कई बार उन्होंने ये चीज़ सुनी थी कि पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, हमारे टाइम में तो हम कुछ फेंकते ही नहीं थे, हम तो सब चीज़ संभवा के रखते थे। तो इन्होंने याद करके मुझे बताया कि बहुत एंग्जाइटी के मोमेंट्स में ये किचन में काम करती थी, और फिर एकदम से इनके मन में आया कि ये पॉलीथीन वगैरह फिर से काम आ जाएंगी, तो तुम इसको सामान निकाल के इसको तय करके रख दो। कि वहाँ से इनकी शुरुआत ये पॉलीथीन वगैरह से हुई थी। तो उन्होंने पॉलीथीन करना शुरू किया। फिर परफ्यूम की बॉटल, एक दिन इनकी बॉटल ख़त्म हो गई थी, फिर वो बॉटल का यह कि ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसे रख लेते हैं, कभी भरवा लेंगे। और वो भरवाने का तो कभी नंबर आया नहीं, लेकिन वो बॉटल पे बॉटल इकट्ठी होती रही। तो
तो इस तरीके से इनका एक से दूसरी चीज़ पे, दूसरी से तीसरी चीज़ पे, जब फिजूल की चीज़ों पर आने लग गया तब जाकर घर वालों ने नोटिस किया इस तरीके से। तो अब इनको पूरा ऑब्सेशन इतनी बुरी तरीके से हो चुका था कि सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी कि हाँ ये वास्तव में बीमारी है, और ये सब समझते हुए भी कि ऐसा क्यों डेवलप हुआ, कंट्रोल नहीं था। इनको ऐसा लगता था कि बस ये चीज़ फिकवा दी मुझसे तो मैं सह नहीं पाऊंगी, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। और सच में आप खाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स फेंक रहे हैं, या फिर जूते के डब्बे फेंक रहे हैं, या परफ्यूम ये फेंक रहे हैं, पॉलिथीन फेंक रहे हैं, इससे क्या ही हो जाएगा ना, ऐसी क्या ही ज़रूरत पड़ जाएगी, और पड़ भी जाएगी तो ऐसा तो नहीं है ना ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, मिल जाएंगी आराम से। लेकिन सब कुछ जानते हुए, पढ़ी लिखी होते हुए भी कंट्रोल नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए कि मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो। तो फिर मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि आप ना थोड़ा सा इनके साथ प्यार से काम लीजिए। आप अभी भी इनको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, इनको इतनी अटेंशन नहीं देते हैं, बल्कि इनकी इस सब चीज़ों की वजह से हार्श तो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। और थोड़ा सा जो घर की आपकी कंडीशन है, माना पहले से बेटर है, अब इतना टॉक्सिक टाइप का एनवायरनमेंट नहीं रहा, बट अब इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है, तो आपको थोड़ा सा और इनको सेफ्टी का एहसास कराना। ये बेसिकली सेफ फील नहीं करते हैं, आप तो चले जाते हैं अपने काम के सिलसिले में बाहर, और पीछे जो भी इनको बोला जाता है, या आप जो जिस लूप में ये फंस गई हैं, तो उससे बाहर निकालने के लिए आपको इन्हें सबसे पहले सेफ्टी, जब तक इनका अंदर का पूरा सिस्टम सेफ्टी फील नहीं करेगा, जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, इनको पता होते हुए भी, थोड़ा थोड़ा समझ में आते हुए भी, इनका ब्रेन इनकी चलने नहीं देगा। तो जब हस्बैंड ने इस चीज़ को समझा, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इनको भी ऐसा लगा कि अब वो जो एकदम घर का माहौल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और पीछे में परेशानी होती थी, वो चीज़ें बेटर हो रही है रियल में। और जो हस्बैंड की तरफ से निगलेक्टेड फील करती थी, वो भी वहाँ से सपोर्ट और वो सब चीज़ें मिलने लगी, अटेंशन मिलने लगी। धीरे 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 इनके अंदर का सिस्टम थोड़ा शांत हो रहा था। और जो बिल्कुल ही शुरुआत में मान नहीं रही थी, या बिल्कुल ही अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ब्रेथ वर्क करके, हस्बैंड की सपोर्ट से, रिपीटेटिवली समझा समझा के, दिमाग में मीनिंग चेंज करा करा के, इनके ब्रेन को सिखाया गया कि भाई सब कुछ सेफ है, और थोड़ा अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए इनको तैयार किया गया। और धीरे धीरे इनसे बोला गया कि आप अभी और कलेक्ट करना बंद कर दो। अब इनके लिए बहुत मुश्किल था कि घर में देखो किसी न किसी चीज़ में पॉलिथीन तो आ ही जाती है ना, चाहे सब्जी हो या कोई और आप ग्रोसरी लेने गए हो, या आप कोई और शॉपिंग करने गए, तो आजकल सब वो पॉलिथीन के बैग देते ही हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल इनके लिए वो था कि नहीं, अगर कोई भी पॉलिथीन आए तो उसको तय करके अपने पास ना रखें, क्योंकि जो ऑलरेडी थी उसको ये फेंक नहीं पा रही थी। तो इनको ये बोला तो इनके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत एंग्जाइटी होती थी। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि वो पॉलिथीन को घर वालों ने डस्टबिन में फेंक दिया, और ये गई डस्टबिन में से जाकर ही उस पॉलिथीन को निकाल के ले आई और फिर उसको साफ करके तय करके रख लिया। मतलब इस तरीके से भी हुआ बीच बीच में ट्रीटमेंट चलते चलते भी। लेकिन फिर धीरे धीरे हिप्नोसिस से इनकी एंग्जाइटी को कम किया गया, और जब लगातार कुछ महीनों तक और प्रैक्टिसेस करती रही तो इनकी एंग्जाइटी नेचुरली कम हो गई। तो फिर इनको लगता तो था, अर्ज तो आती थी, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती थी, और नया कलेक्शन उन्होंने करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले हमने नया कलेक्शन करना बंद कराया, और फिर धीरे धीरे इनको बताया कि ये जो आपने ऑलरेडी स्टोर कर रखी है पॉलिथीन वगैरह, इनको धीरे धीरे अब आप ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करो, और लोगों को भी यूज़ करने दो, क्योंकि आपने इन्हें इसीलिए तो इकट्ठा किया था कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे, बहुत मुश्किल था लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वो करा कि हाँ चलो करते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स थी वो बहुत मुश्किल से जो है ना फिकवाइन से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से परफ्यूम की बॉटल्स, जूते के डब्बे, ये सब चीज़ें फिकवाई। और लिटरली एक ARP सेशन में तो बहुत फूट फूट के रोई कि जैसे कोई इंसान अपना गोल्ड का और डायमंड का सामान नहीं दे देता किसी को, मतलब उसका वो सामान लुट रहा हो, जैसे खाली डब्बे और खाली बॉटल्स में भी। बट क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि इस तरह से तो मेरी शादी वगैरह सब खराब हो जाएगी, और मेरे मायके वाले भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरे को ये बीमारी हो गई है, इनको समझ में आ गया था। तो इन्होंने फिर यही फैसला लिया कि कराओ भाई, मुझे कितना भी पेनफुल प्रोसेस हो कराना तो है। वो धीरे 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 इनके ब्रेन की रिकंडीशनिंग होती गई। तो हिप्नोथेरेपी, ARP, CBT, ACT से काफ़ी कलेक्टिवली जब इनको ये सब
बेनिफिट मिलने लगा तो ये अपनी पावर्स लगाने लगी और धीरे धीरे ऐसे करते करते कुछ ही महीनों में अपने इस होर्डिंग के ऑब्सेशन से ये फ्री हो गई। और इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो मैसेज था जो चाइल्डहुड में ही रिसीव कर लिया था, या जो मैरिज के बाद इनका 1.5 साल का पीरियड खास तौर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बाद में धीरे धीरे कंडीशन थोड़ी बेटर होने लग गई थी, बट शुरुआती 1.5 साल बहुत ही ज़्यादा इनके लिए पेनफुल था, एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी। उस सब की भी रीफ्रेमिंग, सब अंदर से जितना भी सप्रेस था उसे रिलीज कराया गया। और जब ठीक हो गई तब इनको समझ में आया कि ओह माय गॉड, क्या हो रहा था यार, ये कबाड़ इकट्ठा करके मैं तो कबाड़ी बन रही थी। तो समझ में आया। और जिस टाइम लूप में होता है उस टाइम उसे लगता है कि नहीं वो सही कर रहा है इंसान। तो खैर ओसीडी की कोई भी थीम हो, आसानी से इसलिए कहती हूँ कि देखो उस टाइम पर ना जब आप ये सब मेहनत कर रहे होते हो तो ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि जब क्लाइंट बहुत रोता है, और कई बार तो इतनी तकलीफ होती है कि सच में मतलब हमारा भी दिल ऐसा हो जाता है कि बस क्यों, मतलब भगवान इतनी तकलीफ दी इस इंसान को। कई बार तो आंखें भी भर आती हैं। पर कुछ महीनों की मेहनत अगर कर लेते हैं तो फिर हमेशा के लिए इस सारी परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। तो आप भी घर बैठे ही ओसीडी से फ्री हो सकते हैं, और ओसीडी से बाहर आना आसान है। अब इन्होंने तो कर दिखाया, अगला नंबर आपका है। अगर आप भी घर बैठे ही ठीक हो जाते हैं तो आप अपनी रिकवरी स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी वीडियो मेरे साथ शूट करना, तो भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी आपके साथ आपकी रिकवरी वीडियो शूट करने के लिए। इस वीडियो को बाकी सफ़रर्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी हिम्मत आए और इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो आपको तो पता ही है ना मेरे लिए वो दिन कितना खुशी का दिन होता है जब भी मैं कोई रिकवरी वीडियो शूट करती हूँ। सो माय डियर वंस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।